देखिए, आपके पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा अनिवार्य है। जैसा कि मैंने कहा था, शायद आपने वो वीडियो देख लिए होंगे जो भाषा शिक्षण संबंधी डाले थे। वह बीए बीएससी को भी पाठ्यक्रम था, इसलिए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको भेज दी है। थोड़ा सा कुछ कुछ कॉमन बातें हैं, तो उन सामान्य बातों को लेकर के जो वीडियो डाले गए हैं वो आपने देख लिए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें पहला जो भाग है वह है भाषा और भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण से संबंधित सारे वीडियो मैंने डाले हैं, आप शायद वो देख लेंगे। आज हम भाषा से संबंधित कुछ बातें समझने का प्रयास करेंगे। भाषा के विभिन्न रूप क्या होते हैं और भाषा क्या होती है। सबसे पहले हमें भाषा क्या है इस पर विचार करने की आवश्यकता है, उस पर हम कुछ अधिक बात करें, ऐसा मुझे लगता है। ध्यान रहे, जब भी हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उससे पहले हमें भाषा क्या है ये समझ लेना अत्यंत ज़रूरी है। क्या होता है, देखिए, जब मानव आदि मानव की स्थिति में था, उस समय वह अन्य प्राणियों की तरह ही संकेतों से काम चलाता था, ध्वनियों से कुछ काम चलाता था। मगर धीरे धीरे कहा जाता है कि मनुष्य ने भाषा का आविष्कार किया, बाद में लिपि का आविष्कार किया और एक संपूर्ण मानव होने की ओर वो चल पड़ा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य जब भाषा का प्रयोग नहीं करता था तो केवल कुछ ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से ही वह अपने सारे व्यवहार करता था, और इन ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से उसने आगे चल कर के भाषा का आविष्कार किया है। तो देखिए कि आदि मानव अपने विचार बोध और अपने विचारों के विनिमय के लिए उसने जो आविष्कार किया हुआ था, उस आविष्कार को लेकर बड़ी चर्चाएं आगे भी चलती रहीं। और इन चर्चाओं के माध्यम से आगे चलकर देखते हैं कि आविष्कृत और परिष्कृत भाषा का निर्माण हुआ। इस आविष्कृत और परिष्कृत भाषा के निर्माण के उपरांत यह सुनिश्चित हुआ कि वह कुछ विशेष स्थितियों को लेकर के, विशेष परिस्थितियों में अपने बहुत से विचारों को प्रकट कर सकता है। यानी अंग संचालन के साथ साथ, पोस्चर गेस्चर के साथ साथ वह कुछ ध्वनि प्रतीकों का भी प्रयोग करने लगा। और धीरे धीरे ये जो मौखिक उपलब्धि है मनुष्य की, मौखिक उपलब्धि भाषा के रूप में है, उस भाषा का प्रयोग वर्तमान काल में बहुत अच्छी तरह से वह कर पा रहा है। अन्य प्राणियों से उसे वाणी का एक अलग वरदान प्रकृति ने या परमात्मा ने दिया हुआ है। अब देखिए देखिए कि भाषा होती क्या है। भाषा की अगर परिभाषा करने का प्रयास किया जाए तो बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी, लेकिन उनमें से एडवर्ड सपीर की परिभाषा मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। उसका हिंदी अनुवाद मैं बताता हूं। भाषा कर्णग्राह्य वाक प्रतीकों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर कुछ प्रकट कर देता है, चाहे वो भाव हो, चाहे विचार हो, चाहे मांग हो, चाहे जो भी हो। यानी मनुष्य अपने अंतःकरण में जो विचार निर्माण होते हैं, उन विचारों की सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति वह जिन कर्णग्राह्य, कर्णग्राह्य मतलब जो कान के द्वारा ग्रहण किए जा सके, ऐसे वाक प्रतीक, वाणी के प्रतीक, इन वाणी के प्रतीकों का वह आरंभ कर देता है।
तो ठीक है, इस बात को लेकर के हम और अभी आगे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भाषा क्या है। भाषा मूलतः वाचिक और मौखिक उपलब्धि है। इस उपलब्धि के माध्यम से मनुष्य इस वाणी का प्रयोग वर्तमान काल में अपने सम्मुख उपस्थित लोगों के लिए करता है। अगर अध्यापक है तो छात्रों के लिए उपयोग करेगा, अगर नेता है तो अपने अनुयायियों के लिए उपयोग करेगा। इसी प्रकार से अलग अलग विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अपने समक्ष लोगों के लिए वह इस प्रकार की बातें प्रकट करेगा। इसके उपरांत एक और महत्व बात यह है कि जब वह अपने समक्ष उपस्थित लोगों के लिए अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर देता है तो यह वर्तमान काल होता है। लेकिन अगर वह भविष्य के लिए उस अपने कथन को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहता है तो उसी भाषा को, उसी भाषण को वह लिपिबद्ध रूप में, आजकल ध्वनि मुद्रण के रूप में, चित्र मुद्रण के रूप में रखता है। जैसे कि मैं आज के इस लेक्चर को बाद में यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, उसकी लिंक भेज दूंगा। क्या होगा ये? मतलब इस समय मैं जो बोल रहा हूँ, इस समय जो मेरी भावाभिव्यक्ति है, वह भावाभिव्यक्ति आगे चल करके आपके उपयोग को आ सकती है। तो देखिए कि एकदम आदिम काल में देखा जाए तो किसी प्रकार का ध्वनि मुद्रण या चित्र मुद्रण का कोई जरिया नहीं था। लेकिन उस समय धीरे धीरे मनुष्य अपने विचारों को भविष्य के लिए अंकित करने के लिए, भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए वह अक्षरों का प्रयोग करने लगा, लिपि का प्रयोग करने लगा। और भाषा के दोनों रूप, मौखिक और लिखित रूप, इन दोनों का प्रयोग उससे अधिक होने लगा। और मनुष्य की सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का भी विकास होता गया। इतना ही नहीं, आज मानव अपनी सारी उपलब्धियों को भाषा के माध्यम से भविष्य के लिए सुरक्षित कर देता है। जैसे देखिए, वेद जो हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वह भी भाषा में, लिपि में आबद्ध होकर के पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंच गया है। उसी प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, उसी प्रकार महाभारत, उसी प्रकार 18 पुराण, 32 उपपुराणों की बात करें, गीता की बात करें, या संस्कृत के जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, कवि कुलगुरु कालिदास के हों, ये सब भाषा के लिपिबद्ध माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। अगर हम अन्य धर्मों के बारे में बात करें तो देखिए कि यहूदियों का ओल्ड टेस्टामेंट ग्रंथ हो या ईसाइयों का न्यू टेस्टामेंट बाइबल ग्रंथ हो, ऐसे ग्रंथ भी लिपिबद्ध होने के माध्यम से हमारे तक पहुंचते हैं। इसलिए हमें ये कहना बहुत ज़रूरी है, ये करना बहुत ज़रूरी है कि एक पीढ़ी का दाय दूसरी पीढ़ी की ओर किस माध्यम से आ जाए, तो माध्यम भाषा है, लिपि है। और ध्यान रखिए, ये क्यों करता है मनुष्य अगली पीढ़ी के लिए? अपने अनुभव से वो जो सीखता है, अपने अनुभव से जो उपलब्धियां वो प्राप्त कर लेता है, उन अनुभवों को, उन उपलब्धियों को वह अगली पीढ़ी तक ट्रांसफॉर्म करता है, अंतरित करता है। और यह अंतरित किया गया भंडार अगली पीढ़ी के लिए केवल सुरक्षित ही नहीं रहता, तो वो अगली पीढ़ी भी उसका उपयोग करती है। और इस उपयोग करते हुए स्वयं उपयोग करती है, फिर अगली पीढ़ी को देती है, अगली पीढ़ी स्वयं उपयोग करती है, फिर अपनी अगली पीढ़ी को देती है। ये चक्र चलता रहता है, ये आगे चलता रहता है। देखिए, लिपि का आविष्कार कैसे हुआ होगा? अपनी भाषाई ध्वनि प्रतीकों को लिपि प्रतीकों में, लिपि चिन्हों में परिवर्तित करने के लिए क्या किया होगा उन लोगों ने? ध्यान रखिए, जब वो गुफाओं में रहा करते थे तो पत्थर से गुफा पर कुछ अंकित कर देते, कभी टेढ़ी रेखा, कभी सीधी रेखा, कभी तिरछी रेखा, कभी गोल, कभी चौकोन, कभी त्रिकोण, या त्रिभुज, या अन्य कुछ चिन्ह, कभी एस्ट्रिक मार्क। यानी ये जो चिन्ह है, अगर हम देखें तो हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, जिसको हम यूं कहें कि हमारी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, उस सिंधु घाटी की सभ्यता में भी जो चिन्ह मिलते हैं वो आज की विकसित लिपि न हो करके प्राचीन प्राथमिक लिपि है, वो प्रारंभिक लिपि है। और इतना ही नहीं, वो केवल गुफाओं के पत्थरों पर ही नहीं, अन्य पत्थरों पर, अन्य शिलाओं पर, उसके उपरांत देखें कि
कीलाक्षर जो है, कीलाक्षर मतलब कीलों से निकाले गए खींचे गए अक्षर जो हैं, और ऐसे 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 कभी पत्थर पर, कभी लकड़ी पर, कभी भुर्जपत्र पर, कभी ताड़पत्र पर, इस प्रकार के सारे काम हुआ करते थे। और इन कामों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। अब देखिए कि जो कालांतर में लिपि और ध्वनि प्रतीकों का एकत्रीकरण करके भाषा के एक विकसित रूप की चर्चा होती है, उसकी भी हम चर्चा यहाँ थोड़ी बहुत करेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा अलग हट करके देखें तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भाष इस धातु, धातु अर्थात क्रिया का मूल रूप, क्रियापद का मूल रूप, उसमें आंग प्रत्यय जोड़ करके, भाष धातु में आंग प्रत्यय जोड़ करके भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होती है। उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति। व्याकरणिक शब्दों की उत्पत्ति को व्युत्पत्ति कहते हैं। तो ये व्युत्पत्ति कैसे होती है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कहना या बोलना। जिसे विचार अथवा अनुभव की स्थिति कहा जाता है वह अंतरंग होती है। मतलब विचार जब प्रकट रूप धारण कर लेते हैं तो भाषा बन जाती है। यानी वास्तव में अपने आप से कुछ कहना आत्म संभाषण होता है, लेकिन वही आत्म संभाषण अगर वाक प्रतीकों के माध्यम से दूसरे पर प्रकट किया जाए तो उसे प्रकट भाषण कहते हैं। आपने बचपन में नाटक पढ़ते हुए स्वगत और प्रगत संवादों, प्रगट संवादों की बात सुनी होगी। इसीलिए प्रसिद्ध ग्रीक तत्वज्ञ या दार्शनिक अफलातून, जिसको प्लेटो भी कहा जाता है, उस प्लेटो ने विचार को आत्मा की मूक अथवा अध्वन्यात्मिक बातचीत कहा है, और भाषा जो है वह ध्वन्यात्मिक विचार ही है। मतलब विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहा जाता है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। इस संदर्भ में अलग अलग जो भाषा शास्त्री बाद में हुए, उन सभी भाषा शास्त्रियों ने की हुई परिभाषा इस प्रकार है: भाषा पूरी तरह मानवीय क्रिया है और वह वागतंत्र से उत्पन्न प्रतीकों द्वारा विचारों, भावनाओं तथा इच्छाओं के विनिमय या संचार की असहज वृत्तिक पद्धति है। फिर से पढ़ता हूं। भाषा पूरी तरह मानवीय क्रिया है और वह वाक्तंत्र से, वाणी के तंत्र से उत्पन्न ध्वनि प्रतीकों द्वारा विचारों, भावनाओं, इच्छाओं के विनिमय अथवा संचार का असहज वृत्तिक तरीका है या प्रणाली है या पद्धति है। भाषा मनुष्य के उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अथवा एक मनुष्य समुदाय दूसरे मनुष्य समुदाय पर अथवा एक मनुष्य समाज दूसरे मनुष्य समाज पर परस्पर सहयोग करते हैं। ध्यान रहे, यहाँ व्यक्ति और समाज, व्यष्टि और समष्टि दोनों महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, ये जो परिभाषाएं हमने देखी या भाषा का इतिहास देखा, इन भाषा की परिभाषाओं और इतिहास के माध्यम से भाषा के बारे में कुछ निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। पहली बात है कि भाषा की सत्ता मूलतः मानसिक है। आपकी वो मन में उसका अस्तित्व है। सत्ता मतलब अस्तित्व है। यानी भाषा पूर्णतः देखा जाए तो वह वाणी का व्यापार नहीं है, अपितु एक मनोव्यापार है, मानसिक व्यापार है, मानसिक कार्य व्यापार है। और यही उसकी सत्ता है, यही उसकी स्थिति है, यही उसका अस्तित्व है। दूसरी
बात हम यहाँ कह सकते हैं कि भाषा ध्वनि प्रतीकों के रूप में मूर्त अथवा व्यक्त होती है। वैसे वो विचारों के रूप में अमूर्त होती है, लेकिन बाद में चल करके ध्वनि प्रतीकों के रूप में वह मूर्त होती है। ध्वनि प्रतीकों के रूप में वह मूर्त होती रहती है। मतलब अगर देखा जाए तो कर्णग्राह्य ध्वनि प्रतीक वह भाषा है जो मूर्त है, लेकिन अमूर्त रूप में हमारे मन में जो विचार हैं, हमारे मन में जो भावनाएं हैं, हमारे मन में जो संकल्पनाएं हैं, हमारे मन में जो संकल्प हैं, हमारे मन में जो अवधारणाएं हैं, वो अमूर्त भाषा है। और वो ध्वनि का रूप जब धारण करती है तो मूर्त हो जाती है। तीसरी विशेषता यह है भाषा की, वह है कि ध्वनियां पशु पक्षी भी उत्पन्न करते हैं। ध्यान रहे, कुछ जैसे कि कोयल अपनी कुहू कुहू बोलती है, कौवा काँव काँव करता है, या शेर गर्जना करता है, हाथी चिंघाड़ता है, घोड़ा हिरहिनाता है, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। ये उनकी अपनी ध्वनियाँ हैं, लेकिन ये ध्वनियाँ भाषा नहीं बनती। मानव भाषा अन्य प्राणियों की ध्वनियों से अलग व्यवस्था है। यानी मानव भाषा का संबंध केवल मानवीय ध्वनियों से है, प्राणिज ध्वनियों से नहीं। फिर से कह रहा हूं कि ध्वनियां तो पशु पक्षी भी उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु मानव भाषा का संबंध मानव की ध्वनियों से है, पशु पक्षियों की ध्वनियों से नहीं। हालांकि मनुष्य ने पशु पक्षियों की ध्वनियों का अनुकरण जरूर किया है, लेकिन मानव की ध्वनियां भाषा के लिए प्रयुक्त होती हैं, प्राणियों की नहीं। चौथी विशेषता है भाषा वक्ता के विचार को श्रोता तक पहुंचाती है। मतलब भाषा का महत्व इस चीज में है कि जो वक्ता है, जो कहने वाला है, जो बोलने वाला है, उसके विचार भाषा के माध्यम से सुनने वाले तक पहुंच जाते हैं। अब सुनना है या नहीं सुनना उसकी अपनी इच्छा पर निर्भरित करता है, लेकिन भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा एक वक्ता अपने विचारों को दूसरे श्रोता तक पहुंचा सकता है। यानी एक प्रकार से भाषा विनिमय का साधन है। भाषा विचारों के विनिमय का साधन है, भाषा भावों के विनिमय का साधन है, भाषा इच्छाओं के विनिमय का साधन है। मतलब भाषा के माध्यम से विचारों का संचार होता है, भाषा के माध्यम से भावों का संचार होता है, भाषा के माध्यम से इच्छाओं का संचार होता है। ये जो विनिमय, ये संचार है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। उसके उपरांत देखा जाए तो भाषा मानवीय उच्चारण अवयवों से निःसृत ध्वनि समष्टि है, ध्वनि समुदाय है। कौन सा? मानवीय उच्चारण अवयवों से। तो क्या है मानवीय उच्चारण अवयव? ध्यान रहे, उच्चारण अवयवों में ये जो कान, मुख, नाक और नाभि से लेकर के जो सारे ध्वनि उच्चारण हैं, मतलब फेफड़े हैं, कंठ है, काकल है, होंठ है, दांत है, जीभ है, तालू है, मूर्धा है, काकल्य है, ये सारी जो ध्वनि अवयव हैं मनुष्य के, उससे निकलने वाले ये ध्वनि समष्टियां हैं, ये ध्वनि समुदाय हैं। जैसे अ कंठ से निकलने वाली ध्वनि है, आ कंठ से निकलने वाली ध्वनि है, ई तालू से निकलने वाली ध्वनि है, ई तालू से निकलने वाली ध्वनि है, ऊ ओठ से निकलने वाली ध्वनि है। उसी प्रकार क ख ग घ ग ये कंठ ध्वनियां हैं, च च ज छ य ये तालव्य ध्वनियां हैं, त त द ध न ये दंत ध्वनियां हैं, ट ट ड ढ ण मूर्धन्य ध्वनियां हैं, प प ब भ म औष्ठ ध्वनियां हैं, ग य ण ण म ये अनुनासिक ध्वनियां हैं। तो ये जो हमारे शरीर में ध्वनि उच्चारण के लिए या यूं कहें कि उच्चारण अवयव जो परमात्मा ने दिए हुए हैं, प्रकृति ने दिए हुए हैं, उनसे जो निकलने वाली ध्वनि है। अब देखिए, अगर मैं ये जो एक पुस्तक है, समझिए, इस पुस्तक पर मैं इस प्रकार से प्रहार करूंगा तो एक ध्वनि निकलेगी, लेकिन ये भाषा की ध्वनि नहीं।
अगर मैं इस प्रकार से ध्वनि निकालूं ये मार करके, तो ये मानव की भाषा ध्वनि नहीं है। ये अन्य ध्वनियां हैं जो प्रहार से निर्माण होती हैं, उन ध्वनियों की बात नहीं है। मतलब बिजली कड़कती है, उसकी ध्वनि होती है, वो भाषा नहीं है। एक पेड़ दूसरे पेड़ से टकरा कर गिर जाता है तो उससे होने वाली ध्वनि निर्माण, ये भाषा नहीं है। तो भाषा क्या है? मानवीय उच्चारण अवयव, जो नाभि से लेकर के फेफड़ा, जो जिसे हम फुफ्फुस कहते हैं, उस फेफड़े से लेकर के यहाँ कंठ, कंठ के बाद ओंठ, दांत, जीभ, तालु, मूर्धा, नासिका, इन सब का प्रयोग करके जो मानवीय ध्वनि प्रतीक निकलते हैं, वो मानवीय भाषा है। इसलिए हमें अन्य ध्वनियों से भाषा का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। इतना ही नहीं, एक विशेषता यह भी है भाषा की, वह यह है कि ये जो ध्वनि समष्टि है, मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निकलने वाली जो ध्वनि समष्टि है, उस ध्वनि समष्टि को अत्यंत सहज रूप में मनुष्य अभिव्यक्त करता है। सहज रूप में, बहुत समझ रूप में। कब कब करता है? जब उसे भूख प्यास लगी हो, मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी पीने के लिए चाहिए, मैं किसी से डर रहा हूं, तो उसके पर रोको रोको रोको, मारो मत, इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति होती है वो सहज है। या कोई भी मनुष्य की भावना जब उद्रेक करती है तो अनायास अनायास सहज, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न के सहज रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। और ये सहज रूप में जब अभिव्यक्त हो जाती है तो देखिए कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह समष्टि में व्यवस्था होती है और देश काल तथा स्थिति के अनुरूप उसमें भिन्नता आ जाती है। मतलब देखिए, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग जिन ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करते हैं वो मराठी भाषा बन गई। गुजरात में जो ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करते हैं तो उससे गुजराती भाषा बन जाती है। इंग्लैंड में जो ध्वनि प्रतीक होते हैं उनसे अंग्रेजी भाषा बन जाती है। मतलब स्थल काल, इतना ही नहीं, काल के अनुसार भी महाराष्ट्र में ही 5000 वर्ष पहले जिस भाषा को बोला जाता था वो संस्कृत कहलाती थी। बाद में बिहार में जब अशोक का साम्राज्य निर्माण हुआ या गौतम बुद्ध के काल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता, जिन ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, उनसे पाली भाषा बनी। इसका मतलब यह है कि देश काल और वातावरण के अनुरूप भाषा में भिन्नता आ जाती है। वो मानवीय ही है। मतलब अंग्रेजी बोलने वाले भी मानव है, संस्कृत बोलने वाले भी मानव है, मराठी बोलने वाले भी मानव है, उर्दू बोलने वाले भी मानव है, फ्रेंच बोलने वाले भी मानव है। लेकिन देश काल और परिस्थितियों के, वातावरण के अनुरूप भाषा अपना अलग अलग रूप धारण कर लेती है। उसके उपरांत क्या है, ध्यान रखिए कि ये जो ध्वनि समूह होते हैं, ये ध्वनि प्रतीकों की बनी हुई जो समष्टि होती है, जिनको हम शब्द कहते हैं, मतलब अनेक ध्वनियां एकत्र मिलाकर के एक शब्द बनता है। और ये शब्द क्या है? यादृच्छिक होते हैं। यादृच्छिक मतलब वक्ता जिस प्रकार इन शब्दों का यादृच्छिक मतलब अपनी जैसी इच्छा हो वैसे उसका प्रयोग कर सकता है। समझ में आई बात? यादृच्छिक मतलब जैसे वक्ता की इच्छा हो वैसे वह इन ध्वनि समुदायों का, इन शब्दों का प्रयोग करता है अपने जीवन में। यानी वो सार्थक होते हैं, मतलब उसमें इच्छा होती है। इच्छा होने के अर्थक में सार्थक होता है। मतलब किसी भी एक शब्द का जब मनुष्य उच्चारण करता है तो उस शब्द के साथ साथ उसका डिक्शनरी मीनिंग यूं कहेंगे कि शब्दकोशगत अर्थ उसमें अध्यारित होता है। अगर समझिए, कोई एक शब्द है सिंह शब्द, तो सिंह शब्द से हमारे सम्मुख एक विशिष्ट प्राणी आता है जो केसरी रंग का है, जिसके एक पूंछ है, जिसके 4 पैर हैं जो लंबे लंबे नाखूनों से युक्त हैं, जिसके मुख में लंबे लंबे नुकीले दांत हैं, जो गर्जना करता है और जिसके चेहरे में एक विशिष्ट प्रकार का केश संभार है जिसको हम आयाड़ कहते हैं।
तो एक शब्द के उच्चारण के साथ एक समस्त पूरा प्राणी, एक समग्र प्राणी का व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, शब्द का और अर्थ का संबंध भी यादृच्छिक होता है। यानी एक शब्द है सिंह। अब सिंह शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? प्राचीन काल में अगर व्याकरण की बात देखें तो ये सिंह शब्द पद परिवर्तन से प्रयुक्त हुआ है। मतलब हिंसयति इति सिंह, जो हिंसा करता है वह सिंह। ह की जगह स गया, स की जगह ह गया और हिंस का सिंह बन गया। जो हिंसक है वो सिंह है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो अर्थ होता है उसे शब्द पर आरोपित किया जाता है। मतलब शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य उस शब्द को किसी विशिष्ट अर्थ में जब प्रयुक्त करता है तो वो अर्थ का आरोप हो जाता है। यानी शब्द निरर्थक होते हैं, लेकिन इन निरर्थक शब्दों में मनुष्य कोई अर्थ आरोपित करता है, उस अर्थ को उसमें उंडेल देता है, ढा देता है। इसलिए उस शब्द को जब हम कहते हैं तो उसके साथ जोड़ा गया अर्थ हमें अभिप्रेत होता है। अब समझिए, एक शब्द है शिक्षक। शिक्षक कहने से आपको आपके बचपन से लेकर के अब तक, मुझ तक या मुझसे भी अन्य लोगों तक, प्रत्येक अध्यापक की प्रतिमा आपके सम्मुख आ जाएगी। तो ये क्या हुआ? शिक्षक यह एक मानव का समुदाय हो गया जो आपको कुछ सिखाता है, जो आपको कुछ सिखाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्द यादृच्छिक होते हैं और उन पर अर्थ आरोपित करके उस शब्द का प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं। मतलब किसी एक शब्द का किसी वस्तु से सीधा या सहज संबंध नहीं है, सीधा या सहज संबंध नहीं है। अब देखिए, मैं उदाहरण के लिए आपके सम्मुख दो लेखनियां रखता हूं। ये नीले रंग की लेखनी है, ये काले रंग की लेखनी है। तो इसमें काला रंग और इसमें नीला रंग, ये आपने अध्यारित किया है। आप वो मानकर चलते हैं कि ये नीली स्याही का पेन है और ये काली स्याही का पेन है। तो ध्यान रहे कि नीला शब्द और काला शब्द, नीला शब्द और काला शब्द, ये जो दो शब्द हैं, जो वर्णवाचक शब्द हैं, रंगवाचक शब्द हैं, उन शब्दों में ये काला ही, मतलब काला शब्द से ये आपको ये दिखाई नहीं देगा। इसको अध्यारोप कर करके चलना पड़ेगा और इसमें नीला को अध्यारोप कर कर चलना पड़ेगा। मतलब ये मानकर चलना पड़ेगा कि ये नीला है, ये काला है। मानना, ये महत्वपूर्ण चीज है। ये सहज संबंध नहीं, अपितु आरोपित संबंध है। एक समाज अथवा समुदाय के लोग किसी शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट वस्तु के लिए करने लगते हैं और वह वस्तु उस शब्द का पर्याय बन जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर एक स्थिति है, लेकिन उसका ब्रांड नेम क्या है? निरमा। मतलब किसी भी वॉशिंग पाउडर को आप खरीदने जाएंगे तो आपके मन में आएगा ये निरमा है। मतलब निरमा, ये ब्रांड नेम उस वॉशिंग पाउडर, इसका वस्तु नाम बन गया। उदाहरण के रूप में बिस्कुट, ग्लूकोज बिस्कुट, ये शब्द आ गया तो मन में आपके अपने आप ब्रांड नेम आ जाता है, पार्ले। तो ध्यान दें कि वस्तु नाम और ब्रांड का नाम जिस प्रकार से सहज संबंधी हो जाता है, उसी प्रकार शब्द और उसका अर्थ भी बाद में प्रयोग करने से सहज संबंधी बन जाता है। यानी ध्यान रखिए कि वह शब्द उस वस्तु का प्रतीक हो जाता है जिस वस्तु के लिए वो प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए सर्वनाम होता है ना। अब मैं विनोद कुमार विलासराव वायचड़ वेदारिया, अब इसकी जगह मैं क्या करूंगा? मैं शब्द का प्रयोग करूंगा। मतलब विनोद कुमार विलासराव वायचड़, इतना बड़ा शब्द प्रयोग करने की जगह अगर मैं शब्द का प्रयोग कर देता हूं, ठीक उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि एक वस्तु के लिए उस प्रतीक शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे चलकर आठवीं विशेषता यह है कि एक भाषा एक समाज अथवा समुदाय विशेष में बोली जाती है। जैसे महाराष्ट्र में रहने वाले लोग मराठी बोलते हैं, भारत में रहने वाले लोग हिंदी बोलते हैं।
इंग्लैंड में रहने वाले लोग अंग्रेजी बोलते हैं। मुस्लिम समुदाय उर्दू का प्रयोग करता है। ब्राह्मण समुदाय संस्कृत का प्रयोग करता है। बौद्ध समुदाय पाली भाषा का प्रयोग करता है। तो क्या हो गया? बौद्धों की भाषा पाली, ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत, मुस्लिमों की भाषा उर्दू, मराठी लोगों की भाषा मराठी। तो इस प्रकार से एक एक भाषा एक एक समुदाय तक सीमित होती है। इतना ही नहीं, बोली भाषा के तौर पर भी, जैसे हिंदी में राजस्थान में जो हिंदी प्रयुक्त की जाती है उसको मारवाड़ी बोली कहते हैं, मतलब मारवाड़ प्रांत में बोली जाने वाली हिंदी मारवाड़ी। ब्रज क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा, गोकुल में प्रयुक्त होने वाली भाषा ब्रज भाषा, कान्यकुब्ज क्षेत्र में बोली जाने वाली कन्नौजी, बिहार में बोली जाने वाली भोजपुरी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग भाषाएं अलग अलग मानव समुदाय से विशेष संबंध रखती हैं। साथ ही साथ हमारे केवल 2 मिनट रह गए, ध्यान रखें। भाषा मूलतः वाचिक मतलब वाणी की या मुख की मौखिक उपलब्धि है जो मुंह से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है। अर्थात वह मौखिक श्रव्य सरणी का उपयोग करती है जिसका प्रयोग सम्मुख उपस्थित व्यक्तियों पर ही भाव, विचार, अभिव्यक्ति अथवा विनिमय के लिए होता है। अभिव्यक्ति अथवा विनिमय के लिए हो सकता है। फिर से पढ़ता हूं। भाषा मूलतः वाचिक या अथवा मौखिक उपलब्धि है। वह मुंह से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है। अर्थात वह मौखिक श्रव्य सरणी का उपयोग करती है जिसका प्रयोग सम्मुख उपस्थित व्यक्तियों पर ही भावाभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति अथवा विचार विनिमय के लिए किया जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। मिलेंगे अगले शुक्रवार को।